हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। तो जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। पिछले वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, और मैंने उस वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो हमारे पास होने वाला है उसमें हम ये देखेंगे कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन किया और क्या क्या चीज़ें हमें बताई हैं, क्या क्या फॉर्मूले हमें मिले जिनकी वजह से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से डील कर पाए। क्लियर है? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ स्टार्ट करने के पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे कई बार बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवर किसने किया, सबसे पहले किसने पता किया, है ना, उसके बाद किसने एक्सप्लेन किया, किसने लॉज दिए। और हमारे दिमाग में होता है सभी चीज़ें आइंस्टाइन ने करी होगी या किसी और ने करी होगी ना। यहाँ पर तीनों चीज़ों के लिए हम अलग अलग साइंटिस्ट को बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिस्कवर की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर नाम आएगा हर्ट्ज का। इसका नाम आएगा हर्ट्ज। देन मैं अगर इसके लॉज की बात कर रहा हूं कि यार लॉज किसने दिए, तो नाम आएगा लेनार्ड का। और अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन की, तो नाम आएगा आइंस्टीन का। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवर किया हर्ट्ज ने, लॉज दिए लेनार्ड ने, और एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टीन ने। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन को कि इन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया और क्या हमें चीजों के बारे में बताया। तो आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट चीज ये थी क्या, अच्छा उसके पहले भी एक और चीज, आपको कंफ्यूज ना हो, आप समझ में आए सारी चीजें, है ना। मान लो एक फोटोन है जो आ रहा है और टकरा रहा है। अब हमने पिछली क्लास में देखा यार फोटोन जो आ रहा है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी मतलब जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कैसा होना चाहिए, ज्यादा, है ना, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं। मान लो इसका वर्क फंक्शन है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इस फोटोन के पास एनर्जी है 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आता है और इस मेटल से टकरा जाता है। क्लियर है? तो क्या ये होगा कि ये फोटोन आएगा, टकराएगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कितनी एनर्जी के, 2.4 के, इनटू इज इक्वल्स टू 9.6। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। क्लियर है? तो यही आइंस्टीन ने हमसे कहा, क्या कहा, क्या एक फोटोन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा मेटल सरफेस। क्लियर है? उसके पास एनर्जी कितनी भी लेकर आए, तो 10 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के बराबर की एनर्जी लेकर आए, लेकिन निकालेगा कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही। तो रिमेनिंग एनर्जी का क्या होगा, वही आइंस्टाइन ने हमें समझाया। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, सिंगल फोटोन इजेक्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को मेटल में से निकालेगा। दूसरा 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 पॉइंट ये कह रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन डिस्ट्रीब्यूट इन 2 ways।
अब हालांकि यहाँ 2 वेज वाली बात थोड़ी सी गलत है, बट ठीक 2 वेज है ना। जो फोटोन की एनर्जी है, जैसे मान लो फोटोन के पास एनर्जी कितनी है h, ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो मेटल के वर्क फंक्शन में और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। हालांकि एक्चुअल इक्वेशन ये है कि वर्क डन भी होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मतलब ये हो गया वर्क फंक्शन, कुछ एनर्जी यहाँ, जो इलेक्ट्रॉन निकला कुछ एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। प्रॉब्लम ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं बैठे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं बैठे, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर भी बैठे हैं। अब यहां से इजेक्ट आउट कराने के लिए जरूरत इसकी थी, अंदर से सरफेस तक लाने के लिए कुछ और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जिसे वर्क फंक्शन बोल दिया, सॉरी जिसे वर्क डन बोल दिया, है ना। अब हालांकि अभी इसको हम भूल जाएंगे, हम यही मानेंगे आउटर सरफेस पर सारे इलेक्ट्रॉन हैं और जिसे निकालने के लिए हमें सिर्फ वर्क फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो कहानी ये होगी कि किसी भी फोटोन की एनर्जी दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर हो रही है बात सभी को। अब यहां से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिलते हैं, उन बहुत सारे फॉर्मूले में से दो फॉर्मूले पहले आप लोगों के लिए, है ना। पहला फॉर्मूला ये मैंने लिखा h न्यू। अच्छा, वर्क फंक्शन को मैंने ट्रांसपोज करके इधर ही लिखा और वर्क फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, h न्यू नॉट लिख सकता हूँ। क्या काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv² लिख सकता हूँ। वेलोसिटी यहाँ कैसी रहेगी, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, मैक्सिमम। ध्यान में रखेंगे जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। एंड द इक्वेशन इज दिस। चल अब h को मैंने कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, 2 को ऊपर ले गया और m को नीचे लेकर आया, साथ में इसके स्क्वायर को हटाया, रूट लगाया, बराबर v मैक्स। तो किसी भी इजेक्ट आउट होने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, which is √2h/m, ब्रैकेट के अंदर न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू यहाँ पर फोटोन की फ्रीक्वेंसी है या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है और न्यू नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। चलो एक फॉर्मूला आपके पास ये हो जाता है, फिर एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है। वो फॉर्मूला हमसे ये कह रहा है कि अगर इसी पूरी इक्वेशन को मैं वेवलेंथ की टर्म में लिख दूं, hc/λ माइनस hc/λ0 इज इक्वल्स टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। देन hc कॉमन आ गया, लैम्डा का एलसीएम ले लिया। अच्छा 2 ऊपर पहुंच जाएगा और m नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर पहुंच गया, m नीचे हो गया और इन दोनों लैम्डा का एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या है, लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे का क्या आ जाएगा, वापस से रूट आ जाएगा, आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको रख करके वापस ले नहीं वी माइनस। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर आप इजेक्ट आउट होने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला देख रहे हो ऑन बोर्ड, जो आपको दिखाई दे रहा है। here is in form of frequency, here is in the form of wavelength। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा। दो फॉर्मूले यहाँ पर आपके पास आ गए हैं आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन के बाद। सिंपल सी बात है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उस फोटोन की एनर्जी इस तरह से स्प्लिट होगी। फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म में निकालना चाहूँ वो मेरे पास है, और वेवलेंथ की टर्म में निकालना चाहूँ वो मेरे पास है। क्लियर। चलिए इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं यहां पर नेक्स्ट, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, है ना। अभी फॉर्मूले यहां पर खत्म नहीं हुए हैं आइंस्टाइन के, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कहां से, कैथोड से। अभी एक्सपेरिमेंट में देखा था ना पिछले वीडियो में हमने, इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं, कैथोड से।
उन इलेक्ट्रॉन के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने इस इक्वेशन में भी देखा कितनी होगी, k। अब वो इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आगे निकल रहे हैं, आगे लगी हुई है नेगेटिव प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को रोक रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को रोक दिया जाएगा। उस पोटेंशियल को हमने क्या बोला था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? चलिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल 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 हमने देखा था ना, नेगेटिव पोटेंशियल था जिसने इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोक दिया था, करंट जीरो हो गया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला था। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ने वर्क डन किया और उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दिया, तभी तो रुका। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसके बराबर थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के वर्क डन के बराबर थी। नाउ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, देखो हमें पढ़ाया गया है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ या ना, यही पढ़ाया गया है। इट मींस वर्क डन इज इक्वल टू VQ, यही होगा ना। तो जो पोटेंशियल वर्क डन करेगा वो कितना होगा, VQ होगा। वही मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पोटेंशियल कितना है, V0, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है। चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं लिखूंगा EV। तो मुझे यहाँ से पता चला कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो EV0 के बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ अब जो मेरे पास इक्वेशन बन रही थी अभी आइंस्टाइन वाली, उसको मैं इस तरह से भी मोल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, उसके पहले यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, हाफ m Vmax स्क्वायर। अच्छा, ये वेलोसिटी स्मॉल वाला वेलोसिटी है और कैपिटल वाला पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, तो Vmax टू ऊपर गया, m अपॉन में आया, स्क्वायर हटा, तो √2eV0 अपॉन m, ये क्या मिला, मैक्सिमम वेलोसिटी मिला इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर किसी न्यूमेरिकल में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, वेलोसिटी निकलवा रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आइंस्टाइन की इक्वेशन में h nu is equals to phi naught plus काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हमने दो काम किए, क्या किए थे, पहले वेवलेंथ और फिर फ्रीक्वेंसी, या पहले फ्रीक्वेंसी फिर वेवलेंथ की टर्म में वेलोसिटी निकाली थी, वैसे ही अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो, इसको मैंने ट्रांसपोज किया, h nu माइनस h nu नॉट, u नॉट की टर्म में रखा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, EV0 के बराबर है। क्लियर है? E को मैंने अपॉन में भेज दिया, h अपॉन E इज इक्वल टू न्यू माइनस नॉट। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब नेक्स्ट में और क्या कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको ट्रांसपोज करूँ इसी तरह से, बस वेवलेंथ की टर्म में, hc अपॉन लैम्डा माइनस hc अपॉन लैम्डा नॉट बराबर EV0। hc को कॉमन लिया, E अपॉन में आया, एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया मेरे पास। क्लियर? यहां पर बच्चों तीन फॉर्मूले आपके सामने लिखे या चार फॉर्मूले आपके सामने लिखे। एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में, एक फॉर्मूला है वेलोसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में, एक फॉर्मूला है ये वाला आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी की टर्म में, और एक फॉर्मूला है स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेवलेंथ की टर्म में। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही है। आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन से हमने कुछ फॉर्मूलेज निकाले, तीन फॉर्मूले पीछे निकल के गए, दो ये लिखे हुए हैं। पिछले दो फॉर्मूले वेलोसिटी के लिए थे, एक आइंस्टाइन की मेन इक्वेशन थी, चार फॉर्मूले स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में लिखे हुए हैं, अलग अलग टर्म में, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ।
क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से पॉज करके आप लोग इसको लिखो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस कंसेप्ट के ऊपर करते हैं और इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। चलिए नाउ हमारे पास पहले एक बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन है if the work function of a metal surface is if the work function of the metal surface is, ये मैं ले लेता हूं 6.2 electron and the wavelength of radiation is ये मैंने ले ली 4500 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द maximum kinetic energy of ejected electron। क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है और बाकी हमें वैल्यूज दी हुई है ना। अब आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, दिख रहा है। अब आपके पास ये है, ये भी आपको दिखा है। कहानी क्या बन रही है? कहानी ये बन रही है कि आपको निकालना है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम ये चेक करें कि जो रेडिएशन फॉल हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल भी रहा है कि नहीं निकाल रहा। और मानी मेरी बात, अगर उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, वर्क फंक्शन से ज्यादा हुआ तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हम क्या करें? हम ये करें कि E इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्बडा या 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। क्लियर है? चलिए यहाँ एंगस्ट्रॉम वाला केस चलेगा, ठीक है। E इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा दिया है 4500 का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 0 से 2 0 को खत्म कर दिया गया है ना। 45 45 2 90 नहीं जाएगा, 90 180 90 3 135 3 बार भी नहीं जाएगा। तो ये 2 बार में जाएगा। 2 बार में जाने के बाद 90 3 34 बचेगा, यानी कि 340 हो जाएगा। 340 करीबन करीबन जाएगा 6 बार 7 बार 2.7 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्स लिखा है बच्चों, है ना। एग्जैक्ट निकाल लेना, आप डिवाइड कर, ठीक है। चलो, तो अब हमने ये देखा कि यार हमने जो फोटोन भेजा उसकी एनर्जी तो 2.7 है। यहाँ वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 6.2। क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल। समझ में आई बात? अब अगर मुझे यही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फिर मुझे एक करेक्शन करना पड़ेगा। वो करेक्शन ये है कि मुझे वर्क फंक्शन इससे छोटा लेना पड़ेगा। मान लो मैंने वर्क फंक्शन ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी मैं निकाल सकता हूं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। किस फॉर्मूले को लगाकर निकालें? तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, फोटोन की एनर्जी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो रही है और वो है ये। क्लियर है? फोटोन की एनर्जी कितनी है निकाली ना अभी हमने, कितनी है? 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? माइनस कर दो, सेकंड क्लास का बच्चा कर देगा इसको तो, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 2.7 माइनस 2 यानी कि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कोई आपसे ये कहे कि काइनेटिक एनर्जी निकाल के बताओ इन टर्म्स ऑफ जूल, फिर क्या करेंगे? फिर हमें ये बताया गया है क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इंटू कर देंगे। तो अगर मुझे जूल में चाहिए तो 0.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 16 का पढ़ा पढ़ो, मुझे नहीं आता, तुम लोग पढ़ सकते हो, आता है यार ऐसा। ये कितना हो जाएगा, 7 का आता है मुझे, 7 छंग 42, 4 7 4 11, 2 दशमलव, कितना आ गया आंसर बच्चों? तो आंसर आ गया आपके पास 1.12 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो सिंपल है, क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं, वर्क फंक्शन दिया था, रेडिएशन का वेवलेंथ दिया था, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे थे, मैंने लगा दिया ये फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में नहीं लग सकता था। क्यों नहीं लग सकता था? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। तो पहले मैंने वो चेक कर लिया, उसके बाद सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, आंसर तुम्हारे सामने। क्लियर है? चलो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग फटाक से, और तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लूं मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूं, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद आ रहा है नीट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, श्योर नहीं हूं बट है शायद। क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। दो लाइट हैं जिनका वेवलेंथ है, एक का है 3000 एंगस्ट्रॉम और एक का है 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना? ये दो अलग अलग मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, सॉरी ये एक ही मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती हैं और इलेक्ट्रॉन को जेट आउट करवाती हैं। देन जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उनके वेलोसिटीज के रेशियो आपको दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है? 3:2। देन कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। उस मेटल का वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? If two radiation of wavelength 3000 angstrom and 6000 angstrom and both radiation strike on the surface of the metal, eject out electron with the ratio of velocity is 3:2। इसको एक काम करो 3:1 करो, है ना? वहां पर शायद 1 था, तो भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। Then the value of phi naught is, क्लियर है? तो अब मैंने दिमाग में लगाया फॉर्मूला h nu is equals to phi naught plus half mv²। अब पहले उन्होंने बोला कि वेलोसिटी है v1, दूसरी कितनी है v2, मैंने कहा ठीक है। अच्छा यहाँ वेवलेंथ की टर्म में तो मैंने कुछ चीजें बदली, मैंने ये कहा hc/λ माइनस, इसको मैं phi naught ही लिखा रहने देता हूँ क्योंकि फाइंड ही मुझे phi naught करना है, हाफ m v1²। क्लियर है? दूसरी इक्वेशन hc/λ डैश माइनस phi naught इज इक्वल्स टू हाफ m v2²। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक काम और करो, तो हमें दिख रहा है वेवलेंथ कैसी है, डबल। अगर पहले में वेवलेंथ लैम्डा मान रहा हूँ तो दूसरी वाले की वेवलेंथ क्या हो जाएगी? 2λ। यहाँ पर मुझे डिवाइड करने में आसानी रहेगी इक्वेशन। क्लियर है? चलो बच्चों अब मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया। क्लियर है? चलो नाउ ये आ गया hc/λ माइनस phi naught डिवाइडेड बाय hc/2λ माइनस phi naught इज इक्वल टू v1/v2 का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ v1/v2 का वैल्यू है 3/1, ये हो जाएगा 9/1। 9/1 होगा, 1 का इंटू इससे करेंगे और ये ऊपर 9 से इंटू हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों hc/λ माइनस phi naught, 1 का इंटू इससे कर दिया, ये ऊपर जाके 9 से इंटू हो जाएगा, तो 9 hc/2λ माइनस phi naught। क्लियर? चलो hc/λ माइनस phi naught 9 का इंटू किया तो 9 hc/2λ माइनस phi naught ना 9 phi naught। ठीक है? 9 phi naught इधर आया, प्लस का हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 phi naught, ये उधर गया माइनस हो गया 9 hc/2λ माइनस hc/λ। 8 phi naught बराबर एलसीएम
2 लैम्डा, ये आ गया 9hc, लैम्डा लैम्डा 2 से इंटू कर दिया 2hc, फाई नॉट इज इक्वल टू 9 में से 2 गया 7, अपॉन में हो जाएगा 16, 7 अपॉन 16 hc अपॉन लैम्डा। गलत तो नहीं हूं मैं? चलो अब क्या कहानी, मुझे निकालना था वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ही निकालना है, गलत तो नहीं हूं? चलो तो क्या, चलो इतना कर लिया, इतना समझ में आ गया, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, इधर वाला पोर्शन रब करूंगा, कर लिया। चलो अभी 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 मैं ये करूंगा क्या, लैम्डा माना है मैंने 3000 और डबल करके 2 लैम्डा कितना माना था 6000। यहां पर देखेंगे हम फाई नॉट इज इक्वल टू 7 अपॉन 16 इंटू 12400 डिवाइडेड बाय 3000। 2 0 से 2 0 खत्म हुआ, ये आ गया 10, 3 4 12 पॉइंट नहीं पॉइंट 2 3 1 3 है ना, और फिर 9। तो अब फाई नॉट इज इक्वल टू 7 अपॉन 16 इंटू 4.13 है ना, 7 3 का 21, 2 कैरी 7 1 का 7 2 9, 7 4 का 28 डिवाइडेड बाय 16, 16 का टेबल मुझे आता है थोड़ा थोड़ा सा, 16 1 का 16, 16 माइनस हुआ तो आ गया 12, 129। फिर आ जाएगा मेरे पास कितना 96, ये कितना बच रहा है मेरे पास 16, 129 मतलब 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे का आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है यहाँ। चलिए क्या आंसर आ गया बच्चों, वर्क फंक्शन आ गया 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स। सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस आप निकाल सकते हो, जरूरत नहीं होती वैसे। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या होता है और इससे हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो जिसमें हम समझेंगे कि कुछ ग्राफ, आज जैसे हमने इक्वेशन देखी थी अभी कुछ देर पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, है ना, तो उनसे रिलेटेड हम कुछ ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटेंसिटी को बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं तो क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सारे के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? चलिए बच्चों, तब तक के हैव अ नाइस डे, थैंक यू।